सो हेलो एवरीवन। तो आज यार केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 14 लेते हैं। आज यार हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है, जिसमें से पहला टॉपिक है आपका, जो पहला कंसेप्ट है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, और जो दूसरा टॉपिक है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जेई मेंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप नीट के हो या आप जेई एडवांस के हो। जो इस पोलराइजेशन के कंसेप्ट को ही लगभग यूज करके रूल आया है, जिसको हम बोलते हैं फजांस रूल, और इससे आपके बहुत क्वेश्चन जेई मेंस में भी आए हुए हैं, नीट में भी आए हुए हैं, जेई एडवांस में भी आए हुए हैं। तो आज हम यार इस पूरे पोलराइजेशन के कंसेप्ट को खोल के रख देंगे। आज के बाद चाहे आप इस साल जेई मेंस का एग्जाम देने वाले हो, या नीट का एग्जाम देने वाले हो, या अगले साल देने वाले हो, या आज से 10 साल बाद देखने वाले हो, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, आज के लेक्चर के बाद आपसे अगर पोलराइजेशन का क्वेश्चन या फजान रूल का क्वेश्चन आपके नीट में आ रहा होगा, या जेई मेंस में या जेई एडवांस में आ रहा होगा, तो वो आज आपसे हो रहा होगा। ठीक बात है। आज हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे इसका, कि इसकी पूरी कंसेप्ट कितने हैं, इसमें अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, और एक दो प्रीवियस क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपके जेई मेंस और नीट में आए हुए हैं। ठीक बात है। तो हेडिंग डालो यार। सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं। नोट्स निकाल लो। केमिकल बॉन्डिंग का 14th लेक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 14। तो शुरू करते हैं। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो पोलराइजेशन की बात करेंगे। हेडिंग डाल लो पोलराइजेशन। देखो पहले बोल रहा हूं, अगले 20 से 25 मिनट ध्यान से मुझे बस सुनते रहना। ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है, समझने में बुक से देखते हो तो प्रॉब्लम आती है। 20 से 25 मिनट बस मुझे ध्यान से सुनते रहना। उसके बाद आप खुद हर एक क्वेश्चन खुद ही करोगे। बस 20 से 25 मिनट बस मैं हूं और आप हो, और बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। ना सोना बाबू बीच में होना चाहिए, कुछ भी बीच में नहीं होना चाहिए। ना इंस्टाग्राम खुलना चाहिए, ना व्हाट्सएप खुलना चाहिए। सिर्फ मैं हूं और आप हो, बस ये रखना। ठीक बात है। चलो टॉपिक का नाम डालो। टॉपिक है आपका पोलराइजेशन। एक पोलराइजेशन हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। कहां पे? वेव ऑप्टिक्स में। एक पोलराइजेशन वैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ेंगे। उधर पोलराइजेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोलराइजेशन अलग चीज है, वेव ऑप्टिक्स में अलग चीज है, ए अलग चीज है। पोलराइजेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज है। ठीक है। एक केमिस्ट्री की अभी हम पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, उधर जब आएंगे उसका भी देखेंगे। अच्छा, तो शुरू करते हैं। देखो आपको इतना तो पता ही है कि एक कैटायन होता है, एक अनायन होता है ना। जैसे सोडियम पॉजिटिव आपका कैटायन है, और ये आपका Cl नेगेटिव अनायन होता है ना। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो होती है उसको हम कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है उसको हम एनायन बोलते हैं। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं इतना आपको पता है, और नहीं तो वैसे मैं पिछले लेक्चर में सब कुछ बता ही चुका हूं ये। अच्छा, तो अब देखते हैं। देखो ये मान लो कैटायन है आपका, एक कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये मान लो अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है। मेरे गोले की शक्ल पे ना जाना, मान के रखना है कि पूरा स्पेरिकल ही है। ठीक है। क्योंकि आपको ड्राइंग पता है, मेरी मोनालिसा की ड्राइंग मैं ही बनाता आया हूं आज तक। ठीक है। तो ये मान लो एक कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जिसपे आराम से पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, मस्त आराम से फैल के खिला हुआ है। और इधर नेगेटिव चार्ज है, मान लो ये अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्या है? अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है। और इस पर नेगेटिव चार्ज खिला होगा, ऑब्वियसली अनायन है तो नेगेटिव चार्ज ही होगा। ठीक है। तो एक पे कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे आपका क्या फैला हुआ है? आपका सजा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और अनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस पे सजा हुआ है नेगेटिव चार्ज। ठीक बात है। ये क्या है आपका? ये है आपका कैटायन, ये है आपका एनायन। अब खुद बताओ, अभी मैं कुछ आपको टॉपिक करा नहीं रहा हूं, आपको पोलराइजेशन नहीं भी पता है तो आप पहले मुझे ये बताओ कि क्या होगा अगर एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, एक जगह पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? आपका दिमाग क्या बोल रहा है, आपकी आत्मा क्या बोल रही है? क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है।
तो कटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपने तरफ खींचेंगे, राइट, एक दूसरे को अपने तरफ खींचेंगे, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, चाहे फिर वो चार्ज की बात हो या ह्यूमन बींग्स की बात हो। अच्छा, तो इतना आपको पता है कि एक दूसरे को खींचेंगे। अब क्या होगा जब एक कटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब एक अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचेगा, तो उससे क्या होगा कि इसकी शेप हल्की सी चेंज होगी। देखो अगर मैं इसको खींचूं ऐसे, इधर से अगर मैं इसको खींच रहा हूं ऐसे, है ना, इसको अगर मैं ऐसे खींच रहा हूं, समझ रहे हो, इसको मैंने ऐसे खींचा, तो क्या कुछ ऐसा होगा कि कटायन है आपका, एक कटायन है आपका, क्या कुछ ऐसा होगा कि ए जो आपका अनायन है ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे यार स्पेरिकल था आपका, जब मैं इसको खींच रहा हूं, इसको मैं ऐसे खींच रहा हूं, तो इसकी शेप ऐसे अंडे की तरह हो जाएगी, ठीक है, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, स्पेरिकल नहीं रहेगा। अब इतना मानते हो, इतना मानते हो। अरे यार इधर से रस्सी पकड़ो, इधर से इसको पकड़ के रखो, इधर से रस्सी पकड़ो, रस्सी से इसको बांध दो और फिर खींचो, जब खींचोगे तो अंडे की शेप का हो जाएगा। एग्री, ठीक बात है। चलो ठीक है, तो ये आपका अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी। एग्री, ठीक है। तो क्या होगा, क्यों चेंज होगा, इसके क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है ये आपका इस तरफ खींचा आया है, ये आपका नेगेटिव चार्ज, आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो नेगेटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ था पहले, तो जब कटायन इस अनायन को अपने तरफ खींचेगा, जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तब आपका नेगेटिव चार्ज जो पहले जो हर जगह खिला हुआ था, हर जगह फैला हुआ था, अब वो इस तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सारा नेगेटिव, जो इधर नेगेटिव चार्ज था वो खींच के इस तरफ आने लग जाएगा, जो इधर नेगेटिव चार्ज थे वो इस तरफ आने लग जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एग्री कर रहे हो, ठीक बात है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एक कटायन की तरफ खींचा हुआ आएगा, क्योंकि जो अनायन में जो अनायन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या बोल रहा हूं, अनायन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपकी कटायन की तरफ खींची हुई जाएगी। मान रहे हो, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कि जो एनायन का जो नेगेटिव चार्ज है वो कटायन की तरफ खींचा हुआ आएगा, जो पहले खिला हुआ था हर जगह, अब वो नेगेटिव चार्ज आपका कटायन की तरफ आने लग जाएगा। एग्री कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो एक काम अभी हुआ है कि क्या किया, कटायन के ऊपर पॉजिटिव, कटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर पॉजिटिव साइन था, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर नेगेटिव साइन था। इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू किया, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब कटायन अनायन को खींच रहा है, कटायन जब अनायन को खींच रहा है, तो इसकी शेप चेंज होगी, इसकी शेप चेंज होगी, ठीक है। तो इसकी शेप मान लो ऐसे होगी, और ये शेप चेंज क्यों हुई, क्योंकि जो पूरा जो आपका नेगेटिव चार्ज जो पहले पूरे स्पेयर में फैला हुआ था, अब एक पोलराइजेशन के कारण, इसको कटायन का अनायन के खींचने के कारण ये आपका नेगेटिव चार्ज आपका कटायन के साइड में इकट्ठा होना शुरू हो गया, जो पहले हर जगह फैला हुआ था, ठीक है। और इसी चीज को बोलते हैं, जो पूरा एक काम हो रहा है ना, कि पॉजिटिव चार्ज ने जब नेगेटिव चार्ज को खींचा, और नेगेटिव चार्ज को खींचते वक्त जो है आपका इलेक्ट्रॉन, जो आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अनायन का, इसकी शेप चेंज हो जाना, इस पूरे प्रोसेस को ही बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन। इसको ही बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक बात है। कि आपका नेगेटिव चार्ज पहले हर जगह फैला हुआ था, अब नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एक तरफ खींचने लग गया, एक तरफ इकट्ठा होने लग गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कटायन था, पॉजिटिव इस तरफ पॉजिटिव चार्ज था, तो ये जो नेगेटिव चार्ज था आपका जो पहले हर जगह फैला हुआ था, अब ये खींच के अट्रैक्ट होकर इस तरफ आने लग गए। सिंपल सी बात है। तो इस पूरे कंसेप्ट को ही बोलते हैं, जो पूरा काम हुआ, इस कंसेप्ट को या इस फिनोमिना को, इस चमत्कार को ही बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन। तो पहले डेफिनेशन लिखो, अब क्या है, द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion by cation is called polarization, देखो अब तो डेफिनेशन क्लियर होगी।
क्या है पोलराइजेशन? कि डिस्टोर्शन होना इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनायन का, जो अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था इसकी डिस्टोर्शन हो जाना इसकी शेप की बाय अनायन, क्योंकि जब अनायन इसको खींच रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टोर्शन हो जा रही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आपका एक तरफ आके इकट्ठा होने लग गया। इधर भी कुछ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन काफी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ हो गई, कटायन की तरफ हो गई, और इस पूरे कंसेप्ट को ही बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक बात है कि द डिस्टोर्शन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ए अनायन बाय कटायन इज कॉल्ड एज ए पोलराइजेशन, कि कटायन के द्वारा जब अनायन को खींचा गया तब इसकी जो शेप चेंज हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, क्योंकि आपका नेगेटिव चार्ज जो है एक तरफ इकट्ठा होना शुरू हो गया कटायन की तरफ, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक बात है। अच्छा, तो देखो इसमें दो चीजें हैं, दो टर्म आती हैं। एक आता है पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन, पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन, एंड दूसरी चीज आती है पोलैरिजिबिलिटी, पोलैरिजिबिलिटी ऑफ अनायन। दो टर्म ही रहती हैं बस। देखो अभी तक आपने क्या सीखा कि पोलराइजेशन क्या होता है, कि कटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के द्वारा अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचना और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप चेंज कर देना, इसी को बोलते हैं, इसी चमत्कार को बोलते हैं पोलराइजेशन। अब इसमें जो दो टर्म है, पहली टर्म है पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन एंड दूसरी है पोलैरिजिबिलिटी ऑफ ए अनायन। पोलराइजेशन पावर क्या होता है कि इस कटायन की कितनी क्षमता है, इस कटायन के पास कितनी ताकत है इस अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन पावर ऑफ ए कटायन। और दूसरी जो टर्म है पोलैरिजिबिलिटी ऑफ ए अनायन, ये क्या है कि इस अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कितनी खुद की इच्छा है खींचे जाने की, उसको बोलते हैं पोलैरिजिबिलिटी ऑफ ए अनायन। बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, समझ गए? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोलराइजेशन पावर क्या होता है कि इस कटायन के द्वारा, इस कटायन के पास कितनी पावर है, इस कटायन की कितनी क्षमता है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचने की, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन पावर ऑफ ए कटायन। मतलब अगर एक कोई दो कटायन है, मान लो एक कटायन की इलेक्ट्रॉन, एक कटायन की इसके अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की क्षमता ज्यादा है और एक की इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की क्षमता कम है, तो किसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी? जिसकी खींचने की क्षमता ज्यादा है। ठीक बात है। अच्छा, दूसरी जो टर्म थी वो क्या थी? पोलैरिजिबिलिटी ऑफ अनायन। पोलैरिजिबिलिटी ऑफ अनायन का मतलब क्या कि इस अनायन की खुद की कितनी इच्छा है, खुद कितना ये चाहता है कि मैं इस कटायन की तरफ खींचा हुआ चला जाऊं, उसको बोलते हैं पोलैरिजिबिलिटी ऑफ ए अनायन। मान लो आपके पास दो अनायन हैं, एक अनायन ए नेगेटिव, एक अनायन है बी नेगेटिव। अब इसकी अगर पोलैरिजिबिलिटी ज्यादा है, मान लो इसकी पोलैरिजिबिलिटी ज्यादा है और इसकी पोलैरिजिबिलिटी कम है, तो इसकी पोलैरिजिबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या कि एक कटायन के द्वारा ज्यादा अच्छे से खींचा जा रहा है, एक कटायन के द्वारा ज्यादा अच्छे से खींचा जा रहा है, मतलब एक कटायन के द्वारा इजिली परमिट कर रहा है कि हाँ मुझे खींच लो, मैं अपनी शेप चेंज करने को तैयार हूं। ठीक है, तो मतलब जिसकी पोलैरिजिबिलिटी ज्यादा है वो जल्दी, कटायन के द्वारा जल्दी अपनी इच्छा से जल्दी खींचा हुआ जा रहा है। ठीक है, जिसकी पोलैरिजिबिलिटी कम है वो कम खींचा हुआ जाएगा। मतलब क्या हम ए बोल सकते हैं कि अगर पोलराइजेशन पावर ज्यादा हो कटायन की और पोलैरिजिबिलिटी ऑफ अनायन ज्यादा, पोलैरिजिबिलिटी ज्यादा हो अनायन की, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी, पोलराइजेशन जल्दी होगी। मानते हो? अरे यार जब कटायन की इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की क्षमता ज्यादा होगी और इसकी खींचे जाने की क्षमता ज्यादा होगी, मतलब एक खींचने को तैयार है, एक खींचने को तैयार है, तो अगर दोनों, एक खींचने को तैयार है, अगर दोनों ही रेडी हैं, दोनों मियां बीवी रेडी हैं, तो पोलराइजेशन इजीली हो जाएगी, क्योंकि इसने अगर इसको खींच लिया इजीली और एक खींचने को तैयार हो गया, तो मतलब पोलराइजेशन हो गई। और इसी चीज को तो पोलराइजेशन बोलते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचा जाना कटायन के द्वारा। ठीक बात है। मतलब अगर पोलराइजेशन पावर कटायन की ज्यादा होगी और अनायन की पोलैरिजिबिलिटी ज्यादा होगी,
तो आपकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। क्लियर है बात? ठीक बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बात थी यार पोलराइजेशन की। ठीक है, पहली बात तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया, आपको बेसिक्स मैंने एक लेयर दे दी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें आपको क्या देना चाहता हूं, दूसरा नजरिया मैं इसमें आपको क्या देना चाहता हूं, क्या आपको ये समझ आ रहा है कि जब इस पॉजिटिव चार्ज कटायन ने जब इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचा तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहे हैं। अरे यार, एक जगह एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ही करते हैं और क्या करते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, तो इधर आपका पॉजिटिव चार्ज है, इधर आपका नेगेटिव चार्ज है, तो जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कुछ आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज करेंगे, मान रहे हो? ठीक है, क्योंकि जब एनायन का जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब कटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के क्लोज आएगा तो इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके कुछ नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल बना देते हैं, ये हमें सबको पता है। अच्छा, तो इसका मतलब कि जब पोलराइजेशन हो रही होगी तब क्या हो रहा होगा कि कुछ कटायन का कुछ पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा होगा और एट द सेम टाइम एनायन का भी नेगेटिव चार्ज कुछ कम हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, ये तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ न्यूट्रल करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके कुछ नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, तो जिसके कारण कटायन का भी पॉजिटिव चार्ज कम होगा कुछ और एनायन का भी नेगेटिव चार्ज कुछ कम हो जाएगा। अब कटायन का पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और एनायन का भी नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो क्या होगा आप मुझे बताओ कि आयनिक कैरेक्टर कम रहेगा कि ज्यादा हो जाएगा? अगर ये पोलराइजेशन हो रही है तो पोलराइजेशन के कारण क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर कम होगा कि ज्यादा होगा? मुझे इतना बताना है आपको, क्योंकि पोलराइजेशन के कारण आपको इतना समझ आ गया कि पोलराइजेशन के कारण कटायन का पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और एनायन का नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। तो अगर कटायन और एनायन का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो आयोनिक कैरेक्टर कम होगा कि ज्यादा होगा? ऑब्वियसली कम होगा। अरे कटायन का पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, एनायन का नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो कटायन का अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, कटायन है आपका, ए एनायन है, कटायन का अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और एनायन का नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो आयनिक बॉन्ड का वीक बनेगा ना। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं। तो अगर आपका चार्ज कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो आयनिक बॉन्ड आपका कम होगा, आयनिक बॉन्ड वीक बनेगा, और आयनिक बॉन्ड वीक बनेगा मतलब आयनिक कैरेक्टर कम होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो ये तो आपके माइंड में वैसे आ भी गया होगा। अच्छा, तो इतना आपको समझ आ गया कि पोलराइजेशन होने से क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर आपका कम होगा। ठीक है, आप लिखो पोलराइजेशन तो मतलब आप ये लिख सकते हो कि पोलराइजेशन अगर आपकी होगी तो आयनिक कैरेक्टर आपका कम होगा। मान रहे हो बात? पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अगर आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा ही ना यार, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, तो एक चीज है, पहले अपने नोट्स में डालो, बॉक्स बना के नोट्स में डालो, जो आपको समझ आ चुकी है कि पोलराइजेशन अगर ज्यादा होगी तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। क्यों आयनिक कैरेक्टर कम होगा? क्योंकि कटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचा, जिसके कारण पोलराइजेशन हुई, और पोलराइजेशन के कारण इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज और इसका कुछ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। मतलब कटायन का पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और एनायन का नेगेटिव चार्ज भी कम हो रहा है। तो कटायन और एनायन का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो आयोनिक बॉन्ड वीक बनेगा, और आयोनिक बॉन्ड वीक बनेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। दैट्स इट। तो पोलराइजेशन ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम। ठीक है, और आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा ही होगा। तो पोलराइजेशन अगर आयनिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक बात है? अच्छा, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई है, लगभग सभी समझ आ गया है। इसके अलावा कुछ ज्यादा कंसेप्ट बचे भी नहीं है अब।
ठीक है, तो ये आपका था यार पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन में कुछ मैं फैक्टर अगर आपको बताना चाहूं कि पोलराइजेशन किस किस चीज पे डिपेंड करती है, पोलराइजेशन किस किस चीज पे डिपेंड करती है, तो पोलराइजेशन पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन। ये तो बेसिक सी बात है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि कैटायन और एनायन पे जितना चार्ज ज्यादा होगा, कैटायन और एनायन पे जितना चार्ज ज्यादा होगा, मान लो एक जगह पे आपका A+ है और B- है, और एक जगह पे आपका A2+ है और B- है, मान लो भी एनायन का चार्ज सेम ही रखता हूं। एक जगह पे कैटायन का चार्ज ज्यादा है, कम है, एक जगह पे कैटायन का चार्ज ज्यादा है। तो मुझे आप बताओ कि किस केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगी, किस केस में होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किस केस में खींचना ज्यादा अच्छे से पॉसिबल हो पाएगा, या कौन ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा। ऑब्वियसली A2 पॉजिटिव ज्यादा खींच पाएगा, क्योंकि इधर चार्ज ज्यादा है, चार्ज इसके पास ज्यादा, तो और मजबूती से अपने तरफ खींच पाएगा, सिंपल सी बात है। तो कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा तो एनायन को और अच्छे से अपने तरफ खींच सकता है। तो पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। और एनायन पे क्यों, मान लो कैटायन को कॉमन रख दो, मान लो कैटायन पे आपका चार्ज प्लस है, दोनों पे +1 है, और एनायन मान लो एक बार +1 नेगेटिव है, एक बार मान लो 2 नेगेटिव है। कैटायन पे चार्ज मैंने मान लो दोनों पे इस बार +1 रखा एनायन को समझाने के लिए। अब बताओ इस केस में भी बताओ कि पोलराइजेशन कहां ज्यादा होगी, कहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टोर्शन ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। ऑब्वियसली इस केस में क्योंकि एनायन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो ए अभी भी एनायन पे, अगर जाइए कैटायन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, एनायन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, तो जाइए कैटायन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, जाइए एनायन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ेगी ना। तो इस बार एनायन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो तब भी एक दूसरे को अपनी तरफ जल्दी से और खींचेंगे एज कंपेयर टू इसके, तो इसके कारण जल्दी एक दूसरे को खींचेंगे, तो मतलब पोलराइजेशन ज्यादा ही होगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन के। ठीक है, एक चीज और, बस एक लाइन और लिखानी है, उसके बाद आपका काम खत्म, मतलब आपका काम खत्म नहीं, टॉपिक का काम खत्म। ठीक है, तो आगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो चार्ज की बात होगी, अब साइज की बात कर लेते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कैटायन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनायन के। चार्ज तो जाए कैटायन का हो जाए एनायन का हो, चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, लेकिन साइज के आपका अलग चीजें हैं, ये अभी हम समझते हैं क्यों है। पहले इसको आप बॉक्स में बना के लिखो नोट्स में। देखो, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ कैटायन एनायन, तो हम क्लियर कर चुके हैं। पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है साइज ऑफ कैटायन के, समझो। मान लो 2 कैटायन है मेरे पास, है ना, मान लो 2 कैटायन है मेरे पास, एक है A पॉजिटिव और एक है B पॉजिटिव, 2 कैटायन है मेरे पास, ठीक बात है। दोनों पे +1 चार्ज है, दोनों पे अभी हम चार्ज वाला फैक्टर नहीं देख रहे हैं ना, चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन तो ज्यादा होगी ही। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर चार्ज भी दोनों पे सेम हो, तब हम कैसे डिसाइड कर पाए कि किसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। अगर ऐसा हो कि एक A+ हो और एक B2+ हो, फिर तो आप इजिली बोल दोगे कि इसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। लेकिन मैं अब ये बोल रहा हूं कि मान लो दोनों कैटायन का चार्ज आपका सेम है, अब आपको बताना कि पोलराइजेशन इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी। तो चार्ज के अकॉर्डिंग तो नहीं बता पाएंगे, फिर हम बताएंगे साइज के अकॉर्डिंग। आप खुद सोचो, इस एक कैटायन है, ए एनायन है, ठीक है। मान लो ए का साइज छोटा है बी से, ठीक है, बी का साइज बड़ा है, ए का साइज छोटा है। तो ये मान लो कैटायन है एक, ए आपका A+ वाला कैटायन है और ये आपका B+ वाला कैटायन है, थोड़ा सा बड़ा होगा इससे, है ना। तो इस पे भी +1 चार्ज है, इस पे भी +1 चार्ज है। इस पे +1 चार्ज इधर ऐसे फैला हुआ है, इस पे +1 चार्ज आपका इधर ऐसे फैला हुआ है, और इस पे ऐसे फैला हुआ है। दोनों पे चार्ज +1 ही है, दोनों पे चार्ज +1 ही है। अब मुझे बताओ, दोनों पे चार्ज सेम था, इस पे भी +1 चार्ज है, इस पे भी +1 चार्ज, मतलब A+ पे भी +1 चार्ज है, B+ पे भी +1 चार्ज है, ठीक बात है। अब +1 चार्ज है, तो मुझे बस ए बताओ कि
किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, किस केस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा लग रही होगी। कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन ठूस ठूस के, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ठूस ठूस के भरा हुआ है, कि चार्ज बहुत कम जगह पे फैला हुआ है, एक जगह पे कंसंट्रेटेड है। डेंसिटी मतलब डेंस है ज्यादा, कि चार्ज बहुत छोटी सी जगह पे फैला हुआ हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो किस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ए प्लस में ज्यादा होगी, क्योंकि इधर आपका जो चार्ज है छोटे से एरिया में फैला हुआ है और इधर आपका चार्ज बड़े से एरिया में फैला हुआ है। तो आप ये समझ रहे हो क्या, कि कटायन जिसका साइज छोटा होगा उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, मान रहे हो। इसीलिए अब अगर इस कटायन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस कटायन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ए में अग्री, हमें पता है कि दोनों पे +1 चार्ज है, लेकिन ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसके छोटे होने के कारण चार्ज दोनों का सेम है, तब भी इसके छोटे होने के कारण इसका चार्ज जो है, कि इसका जो चार्ज है एक बहुत छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड है, और इसका जो +1 चार्ज है पूरा फैला हुआ है हर जगह, ये पूरा हर जगह में फैला हुआ है। तो आप खुद सोचो, एक जगह पे चार्ज इधर आपके बहुत कंसंट्रेटेड है, इधर अनायन है आपका, इधर चार्ज एक कटायन है जिसके पास चार्ज बहुत कंसंट्रेटेड है, पॉजिटिव चार्ज अच्छे से फैला नहीं हुआ है, मतलब बहुत कंसंट्रेटेड है, डेंस है, एक आराम से कंसंट्रेटेड डेंस बना के बैठा हुआ है, इधर आपका अनायन है। तो ए ज्यादा अच्छा खींच पाएगा अनायन को, कि एक वैसा कटायन जिस पे चार्ज आपका हर जगह फैला हुआ है। ऑब्वियसली जो डेंस है, जो कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज अच्छे से कंसंट्रेटेड है, वो ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा, मान रहे हो, ठीक बात है। तो इसीलिए हमने लिखा कि पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन, क्योंकि कटायन का साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो एनायन को अच्छे से खींच पाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए हमने लिखा, इसको आप चाहो तो इसका नीचे एक रीजन भी लिख लेना, कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, की इलेक्ट्रॉन साइज का कटायन जितना छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उतना वो अच्छे से एनायन को खींच पाएगा, इसलिए आपकी पोलराइजेशन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कटायन के, ठीक बात है। अच्छा, साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है फिर, चलो साइज ऑफ कटायन को तो हमने समझ लिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो चलो एक एनायन तो बनाया ही हुआ है, एक बना देते हैं, आलसी तो मैं हूं ही, जब एक बनाया हुआ है तो दो फिर से क्यों बनाऊं। एक मान लो आपका अनायन ए है ना, एक मान लो अनायन आपका है, मान लो एक अनायन आपका ए नेगेटिव है, एक आपका अनायन बी नेगेटिव है, दोनों पे चार्ज अभी -1 ही है। अगर चार्ज अलग अलग है फिर तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि एक पे अगर ए नेगेटिव चार्ज है और इस पे अगर B2 नेगेटिव हो, तो आप क्लियरली बोल दोगे कि इसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, मतलब इस केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगी या इसकी पोलैरिजेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं कि अब मान लो चार्ज सेम ही है, तो चार्ज सेम है तो आप अब तो नहीं बता पाओगे कि अनायन की पोलराइजेशन ज्यादा, मतलब कौन सा अनायन की किस अनायन के केस में पोलराइजेशन ज्यादा इजीली हो पाएगी या किसकी पोलैरिजेबिलिटी ज्यादा है, आप अभी नहीं बता सकते। तो मतलब चार्ज के अकॉर्डिंग तो नहीं बता सकते, फिर आपको साइज के अकॉर्डिंग ही बताना पड़ेगा, तब आपको साइज के अकॉर्डिंग ही बताना पड़ेगा। तो अब हम ये समझते हैं कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है साइज ऑफ एनायन के, जो कि कटायन के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो देखो ए मान लो ए का साइज ज्यादा है बी से, ए का साइज ज्यादा है बी से, तो ये आपका ए है मान लो, है ना, ए आपका ए नेगेटिव है, लेट से बी बना देता हूं मैं, ए आपका मान लो बी नेगेटिव है, दोनों पे -1 चार्ज ही फैला हुआ है, दोनों पे -1 चार्ज ही फैला हुआ है, ठीक है। ए आपका बी नेगेटिव है, ठीक है, ए आपका ए नेगेटिव है, ए आपका बी नेगेटिव है, ठीक है। अब ये अनायन है, अब अनायन को क्या करना है, इसको अपनी शेप को चेंज करनी है, मतलब इसको खींचे जाना है ना, इसको किसी और की तरफ खींचे जाना है। तो ए अनायन का न्यूक्लियस है, ए इस अनायन का न्यूक्लियस है, मान लो ए इस अनायन का न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस तो होगा ही ना एटम अनायन के पास भी। अच्छा, तो अब मुझे ए बताओ कि दोनों के पास -1 चार्ज है, इसके पास भी -1 है, इसके पास भी -1 चार्ज है। मुझे ए बताओ कौन ज्यादा अच्छे से खींचा जाएगा। इधर देखो, इधर क्या है कि इसका जो कटायन है, इस अनायन की बात कर रहा हूं, बी नेगेटिव अनायन की बात कर रहा हूं, तो बी नेगेटिव अनायन का जो न्यूक्लियस है
न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन्स होते हैं उसमें। इसका न्यूक्लियस इसके नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अच्छे से खींच के रखेगा कि हाँ तुम मेरे पास ही रह, रिटेन होकर रह, अपने तरफ अच्छी तरह स्ट्रांगली खींच के रखेगा क्योंकि दूरी कम है, डिस्टेंस कम है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी खासी होगी। लेकिन इधर आपकी इस न्यूक्लियस की इससे अट्रैक्शन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी इसकी न्यूक्लियस की इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ थी। एग्री कर रहे हो? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ अच्छे से खींच के रखेगा कि नहीं तू मेरे पास ही रह, कहीं जा ना, कि इसके पास ना जा, इसके पास ना जा, पॉजिटिव के पास ना जा, ठीक है। तो इसको अपने तरफ ही खींच के रखेगा। लेकिन इस केस में आपकी दूरी ज्यादा है तो ये लूजली है, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है आपका, ये नेगेटिव चार्ज अच्छे से न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट नहीं है। ठीक बात है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इस केस में और न्यूक्लियस के साथ उतना स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट नहीं बना के रख रहा है, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ बना के नहीं रख पा रहा है जितनी इस केस में रख पा रहा है। और इस केस में अगर पकड़ कम है, इस केस में न्यूक्लियस ने इसको कम अच्छे से खींच के रखा हुआ है, अगर न्यूक्लियस इसको कम अच्छे से खींच के रखेगा तो इधर आपका मान लो कटायन था, ए आपका कटायन था, है ना, ए आपका क्या था, कटायन है, मान लो C प्लस, ये आपका C प्लस मान लो कटायन है, एक कटायन है आपका। तो एक कटायन मुझे बताओ जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों में से, इन दोनों एनायन में से किसको ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा? ऑब्वियसली इसको खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि इधर आपका न्यूक्लियस ने इसके नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ ज्यादा स्ट्रांगली खींच के नहीं रखा हुआ है, ठीक है। पर न्यूक्लियस इसको रोक नहीं पा रहा है, ये जब इसको खींच रहा है तो न्यूक्लियस इसके नेगेटिव चार्ज को रोक नहीं पा रहा है, लेकिन इस केस में रोक पाएगा। ये अगर खींचने की कोशिश करेगा तो न्यूक्लियस इसको अपने तरफ वापस खींचने लगेगा कि मेरा अपना नेगेटिव चार्ज नहीं दूंगा। ठीक बात है। तो मतलब जहां साइज ऑफ एनायन बड़ा होगा उधर वो ज्यादा जल्दी खींचा जाएगा, वो ज्यादा जल्दी खींचा जाएगा क्योंकि जिस एनायन का साइज बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के द्वारा उतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं है जितनी उस एनायन में होगी जो छोटे साइज का है। That's a simple concept। इसलिए पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया साइज ऑफ एनायन के, क्योंकि साइज ऑफ एनायन जब बड़ा होगा तो अगर एनायन का साइज बड़ा है तो उसका न्यूक्लियस का उसके नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन कम होगी, दूरी क्योंकि ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम होगी, तो इसका मतलब इसको इजिली खींच पाएगा। लेकिन इस केस में, जिस केस में एनायन का साइज छोटा होगा, उस केस में क्या होगा कि कटायन इसका जो न्यूक्लियस है इसके नेगेटिव चार्ज को पहले ही अपनी तरफ खींच के रखेगा कि मैं तुझे इसके साथ अट्रैक्ट नहीं होने दूंगा, तुम मेरे साथ ही अट्रैक्ट हो। इसलिए इस केस में एक खींचा नहीं, कटायन इसको इतने अच्छे से नहीं खींच पाएगा जितना इस केस में खींच पाएगा, जितना इस केस में खींच पाएगा। तो जहां एनायन का साइज ज्यादा होगा वो जल्दी खींचा जाएगा क्योंकि उसके न्यूक्लियस के साथ उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अट्रैक्शन कम होगी। इसलिए साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन, कि एनायन का साइज ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छे से खींचा जाएगा। ठीक बात है। तो ए यार बात थी सारी की पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ कटायन और एनायन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कटायन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनायन के। और ये चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं। बस इतनी ही बात थी, खत्म। पोलराइजेशन भी खत्म, लगभग फजान रूल भी खत्म। अब फजान रूल की एक लाइन लिखाऊंगा, सब खत्म। ठीक है, इसको लिखो, नोट में डालो, इस सारे को नोट्स में डालो। डाल लिया? चलो, अब ये तो फजान रूल्स का कंसेप्ट हो गया, सॉरी पोलराइजेशन का कंसेप्ट हो गया। अब बस फजान रूल्स को देख लेते हैं, इसी कंसेप्ट को यूज किया गया है, कुछ नई बात नहीं होगी। 90% आप फजान रूल्स भी समझ चुके हो, 90%। देखो, बस इतना समझ गए तो आज का काम खत्म। मतलब क्वेश्चन करने हैं, वैसे काम खत्म, समझ सब गए हो। अब आप सीधा भी जाके क्वेश्चन करोगे तब भी आप कर लोगे, अगर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ना भी कराऊं। लेकिन देख लो भाई, ठीक है, देख लो एक बार कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ओ मैं बेचारा किस्मत हारा तावी मरदा रहा, जिवें तू मरदी सी गहरा ते तेरे ते मरदा रहा।
एक पसंद जा प्यार मेरा तुम तुझसे होया नहीं, तेरे बिन कुछ हो न चाहे, कसम तेरी हो न दिल भी पत्थर होना, कसम तेरी हो न दिल भी पत्थर होना। चलो आगे लिखो फजांस रूल। फजांस रूल। तो फजांस रूल क्या बोलता है, देखो सिंपल सी बात करता है। फजांस रूल पहली बात तो यूज किस लिए होता है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, it is used to determine covalent character in ionic compound। ये बात मैं आपको डाइपोल मोमेंट के टाइम भी समझा चुका था कि कोई भी कंपाउंड ना कंप्लीटली आयोनिक होता है ना कंप्लीटली कोवलेंट होता है। कोई भी कंपाउंड ना 100% आयोनिक होता है ना ही 100% कोवलेंट कैरेक्टर होता है। ऐसा कौन सा चीज थी, इधर तो देखो फजांस रूल से आपको क्या बताता है कि किसी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है उसको एक क्वालिटेटिवली बताता है, मतलब वैल्यू नहीं बताता, बस आपको पता लग जाता है कि इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा। तो आयनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है वो तो काम करता है फजांस रूल। लेकिन मुझे आपसे मेरा क्वेश्चन ए है, मुझे आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको कोवलेंट कैरेक्टर में कितना आयोनिक कैरेक्टर है वो बताता है। फजांस रूल तो आपको ये बताता है कि कोवलेंट कैरेक्टर कितना है आयोनिक कंपाउंड में। मैं आप पूछ रहा हूं किसी कोवलेंट कंपाउंड में कितना आयोनिक कैरेक्टर है वो कौन बताता है। कर चुके हैं हम डाइपोल मूवमेंट, जाके देखो 2 घंटे का लेक्चर लिया था, पहली लाइन ये लिखाई थी। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड में कितना आयोनिक कैरेक्टर है वो कौन बताता था, डाइपोल मूवमेंट। और फजांस रूल हमें बताता है कि किसी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, जस्ट डाइपोल मूवमेंट का उल्टा काम करता है। ठीक है, चलो तो ये क्या बोलता है, ये भाई साहब ने क्या बोला था, इन्होंने बोला कि जो पोलराइजेशन जहां ज्यादा होगी उधर आपका आयनिक कैरेक्टर कम होगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, क्यों कम होगा सब कुछ देख चुके हैं। तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये इन्होंने बोला। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हो, पोलराइजेशन आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन के। चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन। और आपको क्या पता है, पोलराइजेशन आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कैटायन के, पीछे ये भी हम देख के हटे हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनायन के। तो बस यही भाई फजांस रूल ने बोला था कि कोवलेंट कैरेक्टर जो किसी आयनिक कंपाउंड में है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजेशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ कैटायन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ एनायन के। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, यही है आपका फजांस रूल। बस एक और छोटी सी एक चीज लिखना चाहो तो लिख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। इतना तो आपको मैं समझा ही चुका हूं, यही फजांस रूल है, बस पोलराइजेशन कंसेप्ट को यूज किया गया है। ठीक है, सीडो इनर्ट, इधर मैं आपको डबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं कि मतलब सबसे पहले आप ए चेक करना, अगर किसी में ए चीज है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा ही होगा। तो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो उसमें सबसे पहले ए चीज चेक करना, जो मैं अभी लिख रहा हूं, सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लिखो, अभी मैं बताता हूं क्या है सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो इनर्ट गैस, सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जहां किसी आयनिक कंपाउंड में सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन लिख लो, तो किसी आयनिक कंपाउंड में
किसी आयनिक कंपाउंड के कटायन में अगर सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रही है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर बाकियों से बहुत ज्यादा होगा। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर बताओ या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर बताओ, तो हमेशा पहले आप ये चेक करा करो, हमेशा चेक करना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले हमेशा चेक करना कि क्या कटायन आपका सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई करता है। क्या होती है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लो अभी सही कि सबसे पहले हम कटायन देखेंगे कि कटायन सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को तो अटेन नहीं करता है। अगर करता है तो मुंह बंद करके, आंख बंद करके सीधा लगा दो कि सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ठीक बात है। अच्छा, अब बात करते हैं सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। देखो, एक होती है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम जिसको बोलते हैं, है ना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में। आपके वैलेंस शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब आप उसको बोलते हो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। जैसे आपका सोडियम पॉजिटिव, तो सोडियम पॉजिटिव में आपके 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके इनर शेल में है और 8 आपके आउटर शेल में है ना। ऐसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा शेल आपका कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो आपके आउटर मोस्ट शेल में। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जब आपके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो तब आप बोलते हो उसको सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। 18 इलेक्ट्रॉन्स हो तब उसको बोलते हो सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो आप बोलते हो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। 18 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में तो आप बोलते हो सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि कॉपर पॉजिटिव की बात करें, है ना, वैलेंस शेल में लिख लेना ना, वैलेंस शेल। जैसे कॉपर पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो कॉपर पॉजिटिव में आपके कितने, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ए इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, 28 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, 28 हमने भर दिए, 2 10 12 18 और 10 28 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। तो इसका आप अगर आउटर मोस्ट शेल देखो, इसका आउटर मोस्ट शेल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 ए रहे, 2 ए रहे, 6 ए रहे, 10 + 2 + 6 तो आपका आ गया 18। तो कॉपर पॉजिटिव के केस में आपके 18 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ जी हाँ, एक कटायन आपका सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। और अब आपसे अगर कोई ये पूछे कि सोडियम पॉजिटिव और कॉपर पॉजिटिव में से किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो आप आंख मूंद करके बोलोगे कि कॉपर पॉजिटिव का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है सोडियम पॉजिटिव से, क्योंकि कॉपर पॉजिटिव में आपका सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम पॉजिटिव में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ही है। तो जहां सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी उसका कोवलेंट कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होगा। तो हमेशा पहले ए चेक करना, फिर बाकी चीजें चेक करना। ठीक बात है। ठीक है, तो 18, अब मैं आपको बता ही देता हूं, आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको कहीं कॉपर पॉजिटिव कटायन दिख जाए, है ना, एजी पॉजिटिव दिख जाए, एजी पॉजिटिव या एयू पॉजिटिव या Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, या CD2 पॉजिटिव या Hg2 पॉजिटिव, बस ये 6 आपको कटायन कहीं भी दिख जाए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में इन 6 में से कोई एक कटायन कहीं दिख जा रहा है तो समझ आना कि इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात इतनी है। ठीक है, आपको मैं ढूंढने की भी जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया कि यही 6 आपके सिलेबस में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कटायंस हैं। ठीक है, तो ये अगर कहीं भी दिख रहे हैं तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर है बात? अच्छा चलो, अच्छा ज्यादा क्यों होगा सोचना चाहो तो बहुत ईजी है सोचना,
क्यों ज्यादा होगा? सोडियम पॉजिटिव का कोवलेंट कैरेक्टर कम क्यों होगा? कॉपर पॉजिटिव का ज्यादा क्यों होगा? देखो, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां है? एस में और पी में, एस में और पी में, एस सबशेल में और पी सबशेल में। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस में है, पी में है और डी में है। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में है, वो डी सबशेल में भी है। और डी सबशेल का आपको पता है कि शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है, एस पी डी एफ, ये हम कर चुके हैं शील्डिंग इफेक्ट वाले 3rd चैप्टर में ही, ठीक है, कि डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है एज कंपेयर टू एस और पी ऑर्बिटल से। तो और शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। याद है आपको कुछ हमने ऐसा किया था, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जेड इफेक्टिव बराबर है जेड माइनस सिग्मा के, जिसमें सिग्मा आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट था, जिसमें सिग्मा आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बताता था। तो जहां स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उधर जेड इफेक्टिव कम होगा। जेड इफेक्टिव क्या क्या होता है? न्यूक्लियस की खींचने की जो पावर है उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव, उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो अगर इस केस में आप देख रहे हो कि इसके आउटर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और डी सबशेल में है और इधर आपके एस और पी में है, तो इधर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा। और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। तो सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के केस में आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के पास पावर ज्यादा है किसी एनायन को अपने तरफ खींचने की। दैट्स वाई सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है किसके कंपैरेटिवली? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरेटिवली। ठीक बात है, चलो ठीक है। तो ये यार सारी बात थी फजांस रूल की। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से आपको सारी चीजें अब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इतना ही था आपका आज का टॉपिक। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं आपको कितना समझ आया है। पहले 6-7 क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर 3-4 आपको प्रीवियस क्वेश्चन खुद करने हैं, जो कि मैं भी करूंगा। मतलब सबसे पहले आपको पॉज करके खुद ट्राई करने हैं। पहले 6-7 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा के आपका माइंडसेट बना देता हूं, फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन ट्राई करना और देखना क्या आपसे हो रहे हैं। कुछ जेई के ले लेंगे, कुछ नीट के ले लेंगे। तो बस हल्का सा टाइम और रह गया है, केमिकल बॉन्डिंग खत्म होने वाला है, फिर नवा चैप्टर हम शुरू करेंगे जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। होपफुली करेंगे, बाकी उस टाइम पता लगेगा आपको कि क्या शुरू कर रहा हूं मैं, जो मेरा मूड कर जाए। बाकी कोशिश करूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स ही आपका सीरियल अकॉर्डिंग ही चले हम, बाकी मेरा मूड भी डिपेंड करता है क्या मन कर रहा है। अच्छा, तो क्वेश्चन लो। क्वेश्चन है लेट्स से SF2, SF4 और SF6। इसमें आपको दो चीजें बतानी है, दोनों कंसेप्ट इसलिए एक साथ ही कराए ना मैंने, पोलराइजेशन एंड कोवलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है मुझे आपको। ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर और पोलराइजेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो ऑब्वियसली वैसे आपको पता है कि जो पोलराइजेशन का ऑर्डर होगा वही कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होगा, क्योंकि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवलेंट कैरेक्टर के। ठीक है, तो एक तरीके से एक ही बात हम पूछ रहे हैं, मतलब बस आपको क्वेश्चन कभी बोल सकते हैं पोलराइजेशन वाला, कभी बोल सकते हैं कोवलेंट कैरेक्टर वाला, और कभी अगर आयनिक कैरेक्टर वाला आ गया तो जो आपका ऑर्डर आएगा कोवलेंट कैरेक्टर का जस्ट उससे उल्टा होगा आपका आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। ठीक बात है। अच्छा चलो करो, ट्राई करो पहले एक बार आप। ट्राई करो। देखो आपको पता है कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ कटायन के। इधर देखो, इधर आपका 2 फ्लोरीन है ना, 2 फ्लोरीन है आपके, 2F है और एक आपका सल्फर है। तो इधर आपको पता है कि सल्फर पे 2+ होगा और 2 फ्लोरीन है। अगर मैं इसको भी आयनिक कंपाउंड पूरा मान लूं
तो S2 प्लस होगा इस पे 2F नेगेटिव होगा। इस केस में S4 प्लस होगा और फ्लोरीन पे 4 फ्लोरीन हो गए, एक नेगेटिव वाले। इधर आपके 6 फ्लोरीन, सॉरी 6 प्लस इधर होगा और 6 नेगेटिव इधर होगा। ऐसे ही होगा, बोलो यार, चाहो तो ऐसे देख लो। वैसे तो मैं रिडॉक्स रिएक्शन में कराऊंगा, वैसे अगर आपको में से किसी को आइडिया हो रिडॉक्स रिएक्शन में कराऊंगा, अगर अभी आपको समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान लो X है, फ्लोरीन का आपको पता कि एक फ्लोरीन पर चार्ज -1 ही होता है, तो 2 इंटू -1 बराबर हो कर दो 0 के, तो इधर से X आ जाएगा 2 + 2। इसी तरह इसमें करोगे तो X + 4 इंटू -1 बराबर आ जाएगा 0 के, तो X बराबर आ जाएगा +4 के। इसी तरह इसमें करोगे तो X + 6 इंटू -1 बराबर 0 के, तो X आ जाएगा बराबर 6 के। एक कोवलेंट कंपाउंड में ऐसे निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन में करेंगे, अभी कोई बात नहीं है। तो इधर तो अभी आपको सिंपली ऐसा भी दिख रहा है, तो इधर आपको एनायन तो सेम ही दिख रहे हैं, हर जगह फ्लोरीन ही है आपका, एनायन आपका सेम ही दिख रहा है। तो इधर देखो कि कटायन पे एक जगह पे 2 प्लस चार्ज है, एक जगह पे 4 प्लस, एक जगह पे 6 प्लस। तो कटायन पे चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चे? क्या होगा? कटायन पे चार्ज ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो ए आपका ऑर्डर हो जाएगा, ए आपका ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इस केस में कटायन पे चार्ज ज्यादा है। ठीक है, इस केस में कटायन पे चार्ज ज्यादा है, और कटायन पे चार्ज ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा और पोलराइजेशन भी ज्यादा। अगर कोई आयनिक कैरेक्टर पूछ लेता किसका ज्यादा है तो क्या बताते आप? अगर मान लो क्वेश्चन आता कि आयनिक कैरेक्टर बताओ इनमें से, तो आयनिक कैरेक्टर के लिए उल्टा हो जाता। अरे यार, जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा, है ना? जिसका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो उल्टा हो जाता बस। अगर आपसे आयनिक कैरेक्टर पूछते तो आप कर ही लोगे ना। पीछे मैं आपको बता ही चुका हूं कि कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं कोवलेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं। आयनिक कैरेक्टर का है तो बस जो ऐसा आया उसका उल्टा कर दोगे, और क्या करोगे? ठीक है, चलो ठीक है, और देखते हैं। लेट्स से AlF3 Al2O3 Aln। ठीक है, इसमें बताओ, इस केस में देखो अब क्या है, बस आपको देखना ही है और कुछ नहीं है। Al3 पॉजिटिव है, 3F नेगेटिव है, 2 Al3 पॉजिटिव है ना, इस पे 3 पॉजिटिव आएगा, इस पे 2 पॉजिटिव आएगा, 2 नेगेटिव आएगा, O2 नेगेटिव है। ठीक है, 2 O नेगेटिव है। ऐसे भी कर सकते हो ना कि इस पे 3 प्लस, इस पे 2 माइनस, ऐसे भी कर सकते हो कि इसका चार्ज ऐसे कर दो। 2Al 2 एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है और 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है। इधर एल्यूमिनियम 3 प्लस, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी में करा चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि कुछ नवा चल रहा है। इधर इलेक्ट्रोवैलेंसी में मैं आपको बता चुका हूँ कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 केमिकल बॉन्डिंग भी करा चुका हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका 3 आप कैसे मैं सोच ले रहा हूँ। ए होती है एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो ये 3 देना पसंद करेगा ना, 3 इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करेगा एज कम्पेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन को लेने से। तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एल्यूमिनियम 3 प्लस बन जाएगा। ये चीजें करा चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग के दूसरे तीसरे लेक्चर में ही। ठीक है, तो एल्यूमिनियम 3 प्लस और इधर नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। तो इसको आप साफ लिख देते हैं Al2O3। तो इधर देखो, इधर आपका कटायन दोनों जगह सेम ही है एल्यूमिनियम वाला। ठीक है, इधर आपका F नेगेटिव आयन है, इधर आपका O2 नेगेटिव है, इधर आपका N3 नेगेटिव है। तो क्या होगा देखो, इधर अनायन का साइज 3 नेगेटिव है, इधर 2 नेगेटिव, इधर F नेगेटिव। अनायन का चार्ज ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इस केस में अनायन का चार्ज ज्यादा है, अनायन का चार्ज ज्यादा है। ठीक है, बस अब तो आपको बस एनी कंपाउंड में देखना है किस पे चार्ज ज्यादा है, किसका साइज छोटा है। सब पहले हमने देख लिया कि एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया चार्ज ऑफ कटायन के अकॉर्डिंग, एक क्वेश्चन करा दिया चार्ज ऑफ एनायन के अकॉर्डिंग। आगे साइज के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कुछ। चलो इसमें बताओ
किसका क्या ज़्यादा होगा, कोवलेंट करैक्टर किसका ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन किसकी ज़्यादा होगी। तो देखो इधर ऐसा होगा Mg2 प्लस 2Cl नेगेटिव, इधर Ca2 प्लस Cl2 नेगेटिव, Sr2 प्लस 2Cl नेगेटिव। तो अनायन तो सेम है आपका हर जगह, अनायन तो आपका हर जगह सेम है, अनायन तो आपका हर जगह सेम है, तो अनायन के अकॉर्डिंग तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। कटायन देखो, कटायन पे पहली बात चार्ज सेम है, इधर भी +2 है, इधर भी +2 है, इधर भी +2 है, +2 है, तो चार्ज के अकॉर्डिंग तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अनायन के साइज के अकॉर्डिंग बता पाएंगे, अनायन के साइज के और कटायन के साइज के अकॉर्डिंग बता पाएंगे, चार्ज के अकॉर्डिंग तो नहीं बता पाएंगे। इस बार सबसे पहले चार्ज ही देखो, अगर चार्ज सेम आ रहा है फिर साइज वगैरह देखो, अगर चार्ज ही डिफरेंट है फिर तो आप डायरेक्टली बता दो उस अकॉर्डिंग। लेकिन इस केस में आपका इधर 2+ चार्ज इधर भी है, 2+ इधर भी है, 2+ इधर भी है, 2+ इधर भी है, तो चार्ज अभी चारों के चारों कटायन में सेम है, तो अब हम साइज का फैक्टर लेके आएंगे। तो आपको पता है कि पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कटायन के, कि जिसका कटायन का साइज छोटा होगा उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। तो किसका साइज छोटा होगा, ऑब्वियसली इसका साइज सबसे छोटा होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबसे बड़ा इसका होगा। तो इसका साइज सबसे छोटा, मतलब इस केस में जो कटायन है उसका साइज सबसे छोटा होगा, तो जिसका साइज छोटा होगा उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी, तो इसका कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा, ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक बा, कंसेप्ट समझ लिया फिर तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट समझ गए फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ले लेते हैं LIF, LICl, LIBr, LII, इन चारों में से बताओ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, Li पॉजिटिव, F नेगेटिव, Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Li पॉजिटिव, Br नेगेटिव, Li पॉजिटिव, I नेगेटिव। तो कटायन तो अभी सेम ही है, तो कटायन को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, हर जगह सेम ही है। अनायन देखो अलग अलग है, इधर भी पहली बात तो चार्ज तो सेम है हर एक अनायन में, इधर भी -1 -1 -1 -1, तो चार्ज ऑफ अनायन के अकॉर्डिंग तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन साइज ऑफ अनायन के अकॉर्डिंग बता पाएंगे कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ अनायन के। तो जिसका अनायन का साइज ज्यादा होगा उधर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, उधर पोलराइजेशन ज्यादा होगी। तो किस अनायन का साइज ज्यादा होगा, आपको पता है कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का आगे बढ़ा, फ्लोरीन का सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इस अनायन का साइज सबसे बड़ा होगा, अनायन का साइज बड़ा तो पोलराइजेशन ज्यादा, कोवलेंट करैक्टर ज्यादा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और, चलो 2 क्वेश्चन और। इन दोनों में बताओ किसका ज्यादा होगा, पॉज करो वीडियो को, बताओ इसका ज्यादा होगा। किसने सही लगाया कमेंट सेक्शन में बताना। क्यों इसका ज्यादा होगा, सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। मैं बस यही देखना चाहता था कि जो बात मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले ही चेक करना सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्या वही सेम चीज आप पहले 4 क्वेश्चन में करते आए कि नहीं करते आए। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं चेक कराया आपको कि मैं देखना चाहता था कि आप 5वें क्वेश्चन में चेक करते हो कि नहीं, क्योंकि अगर आपने पहले 4 क्वेश्चन में चेक किया होगा तो आप 5वें में भी करोगे। इस केस में सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इधर Mg2+ है और 2Cl नेगेटिव, इधर Zn2+ और 2Cl नेगेटिव, तो अनायन तो सेम है। सबसे पहली बात तो कटायन ही अगर सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का है तो भाड़ में जाए साइज, भाड़ में जाए आपका चार्ज। अगर साइज ऑफ आपका सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो आपका क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। तो इसके केस में सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो इसलिए इसका कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, साइज ऑफ कटायन, अनायन, चार्ज, इन सब में फंस ना जाना। पहले ये चेक करना कि इनर्ट गैस सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं। सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है फिर आप करो अपने अकॉर्डिंग, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर लेकिन सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो सीधा मारो सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को, आगे निकल जाओ। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसमें लोग गलती करते हैं, बाकी 4 ऊपर वाले क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, क्योंकि सीडो इनर्ट गैस वाली चीजों को इग्नोर करते हैं और ये सबसे भारी फैक्टर है।
एक लास्ट सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर मेरी नजर में अगर कोई है, अगर मुझे एग्जाम में डालना हो तो मैं ये डालूंगा। तो इनमें बताओ, इनमें बताओ। हाँ अब फंस गए ना। इसमें तीनों में इक्विवेलेंट, तीनों में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, एग्री? चलो देखो, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, क्लोरीन तो सेम ही है जगह, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। इधर Zn2 पॉजिटिव है, इधर Cd2 पॉजिटिव, इधर Hg2 पॉजिटिव है, तो तीनों के पास ही इनर्ट गैस, सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अब कैसे बताएं? तो सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में भी हमने क्या देखा था? शील्डिंग इफेक्ट देखा था। क्या देखा था? शील्डिंग इफेक्ट। तो इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो Zn2 पॉजिटिव की, तो इसके आउटर मोस्ट जो आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे वो कहां थे? 3d10 में। Cd2 प्लस में कहां होंगे? 4d10 में, है ना? अरे जिंक के नीचे तो कैडमियम आता है, कैडमियम के नीचे मरकरी आता है। पीरियोडिक टेबल देख लो, नहीं याद है तो जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे मरकरी, उसके बाद मरकरी नीचे आ गया। इसमें आपके 5d में आ जाएंगे, फिर इसमें 3d में आगे आगे शेल बढ़ता ही जाता है, नीचे ग्रुप में आते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन 3d में है, इसमें 5d, 4d में है, इसमें 5d में है। तो आप खुद बताओ किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा? किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा या किसका कम होगा? ऑब्वियसली इसका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, क्योंकि 5d इलेक्ट्रॉन्स है, 5वें शेल में है, तो बहुत दूर होंगे, तो उनका शील्डिंग इफेक्ट कम ही होगा, उनका शील्डिंग इफेक्ट कम ही होगा। हम कर चुके हैं शील्डिंग इफेक्ट वाले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में सारी बातें हम कर चुके हैं। एक बार नोट्स को रिवाइज करो अगर भूल गए हो तो, बाकी आपको मैंने बहुत अच्छे से उधर समझाया था। तो इसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होगा ना, इसका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। मतलब मरकरी इन तीनों के केस में इलेक्ट्रॉन आपके डी ऑर्बिटल्स में, डी सबशेल्स में तो है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें 5d में है, इसमें 4d में, इसमें 3d में। और 5d का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है, और जिसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। तो मतलब इसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका जेड इफेक्टिव, फिर इसका जेड इफेक्टिव। और जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की क्षमता ज्यादा, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन को, अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की क्षमता ज्यादा होगी, उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये ऊपर ऊपर से समझने से ना होता, ठीक है। तो ये आपको डीप जाके समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये जेईई एडवांस में आ सकता है, नीट और उसमें तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो नीट और जेईई मेंस में। जेईई एडवांस में पूछ सकते हैं कि थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हो, कि मान लो तीनों ही दे दिए कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, तो अब आपको शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट और जेड इफेक्टिव का कंसेप्ट आना चाहिए। और जेईई एडवांस करता ही ये है कि 2-3 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है। इस क्वेश्चन में आपका 3rd चैप्टर यूज हो गया, 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर को यूज करके क्वेश्चन बनाया गया है, तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये यार कुछ आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन देता हूं खुद से, जो कि आपके जेईई में और नीट में आए हुए हैं, देखते हैं। अब आपको खुद करने हैं, अब आपको वो पहले खुद करने हैं, और आपसे होंगे खुद। अगर आपको 6 क्वेश्चन समझ आ गए तो अब आपसे खुद होंगे। पोस्ट करके आपको हर 15 सेकंड में आंसर बताना है। 15 सेकंड से ज्यादा नहीं। चलो देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि आप कर सकते हो, अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना। द नंबर ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स which affect the percent
कोवलेंट, विच परसेंट द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड, कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड इज, इधर डैश दिया हुआ है, चार चीजें दी हुई हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन, extent of distortion of anion, polarizability of anion, polarizing power of anion। एक क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ है जेई 2023 में 8 अप्रैल को, जेई मेंस 2023 में अभी आया हुआ है, ताजा ताजा, पिछले साल ही आया हुआ है, जेई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोलो भाई क्वेश्चन क्या है, पहले तो खुद सोल्व करो, लगाओ। द नंबर ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स विच इफेक्ट द परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ ए आयनिक बॉन्ड। वो पूछ रहे हैं कि इन चारों में से बताओ कितने फैक्टर हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था कि इन चारों में से आपको बताना है कि एक्चुअल में कितने फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ ए आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक कंपाउंड का कोवलेंट कैरेक्टर इन चारों में से कितने ऐसे फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करती है, वो आपको बताना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो बताओ क्या पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन पे डिपेंड करती है? बिल्कुल डिपेंड करती है। कटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो आपका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ एनायन बिल्कुल करती है, जितना अनायन ज्यादा डिस्टोर्ट होगा उतनी आपकी क्या होगी, उतना आपका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज अच्छे से कर पाएंगे। पोलैरिजिबिलिटी ऑफ एनायन, अनायन की जितनी पोलैरिजिबिलिटी ज्यादा होगी, जितना अच्छे से खींचा जाएगा उतने आपका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन, नहीं भाई, एनायन की पोलराइजिंग पावर थोड़ा होती है, एनायन की तो सिर्फ पोलैरिजिबिलिटी होती है, पोलराइजिंग पावर कटायन की होती है सिर्फ, राइट। तो ए नहीं होगा। तो तीन चीजें सही हैं, एक चीज गलत है, तो इसका आंसर आपका जाता 3। 3 फैक्टर हैं इन चारों में से, वो 3 फैक्टर ही हैं जिन पे आपकी पोलराइजिंग पावर और जिसमें आपका कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है। ठीक है, ये जेईई मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक लाइन भी कुछ बाहर से नहीं आई है, ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, चलो तो ये आपका अभी जस्ट क्वेश्चन आया ही था जेईई मेन 2023 में। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो बोल रहा हूं यार, किसी भी साल कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जितना मैं आपको करा चुका हूं, चैलेंज से बोल रहा हूं। चलो एक दो और देख लेते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, जो मेन पार्ट है वही लिख रहा हूं। CaF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2। इसमें आपसे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवलेंट कैरेक्टर। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर बताना है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है आपका BACD। दूसरा ऑप्शन है ABCD। तीसरा है ABDC एंड फोर्थ वन इज ACBD। ये 4 ऑप्शन है। कब आया हुआ है? ये जेईई 2022 में आया हुआ है। जेईई मेंस 2022
22 में आया हुआ है। ठीक है, ए आपका ए है, ए आपका बी था, ए आपका ए कंपाउंड है, बी कंपाउंड है, ये सी है, ये डी कंपाउंड है। चारों में से आपको आंसर बताना है कौन सा है, बताओ। आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए कोवलेंट कैरेक्टर पूछा गया है। कोवलेंट कैरेक्टर ये क्या, एनी कैरेक्टर, हाँ कोवलेंट कैरेक्टर पूछा गया है। तो देखो सिंपल सी बात है, कटायन तो हर जगह सेम ही है, कटायन तो हर जगह सेम ही है। एनायन देख लो, इधर F नेगेटिव है, इधर Cl नेगेटिव है, इधर Br नेगेटिव है, इधर आपका I नेगेटिव है। कोवलेंट कैरेक्टर पूछा तो आपको पता है कि कोवलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन। जहां एनायन का साइज ज्यादा होगा उधर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज तो अभी एनायन में सेम ही है, इधर भी -1 -1 -1 -1, चार्ज के अकॉर्डिंग तो नहीं बता पाएंगे। तो साइज ऑफ एनायन देखेंगे, जहां एनायन का साइज ज्यादा उधर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो इधर एनायन का साइज सबसे ज्यादा है, तो मतलब ऐसा है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर होगा। मतलब डी सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी, फिर ए। तो कौन सा ऑप्शन है कोई? हाँ, ऑप्शन बी, डी सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी, ए सबसे कम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो Li पहला ऑप्शन है LiCl NaCl, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट वाले दुखी ना हो, उनके लिए भी क्वेश्चन लेके आया हूं। BeCl2 LiCl NaCl, फोर्थ और थर्ड ऑप्शन NaCl LiCl एंड BeCl2। फोर्थ ऑप्शन BeCl2 NaCl LiCl। ये चार ऑप्शन है, आपको क्या बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए कोवलेंट कैरेक्टर। नीट 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें इन चारों में से आपको ये बताना है कि कोवलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा सही है। ये चार आपको ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि किस केस में सही इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने कोवलेंट कैरेक्टर को अरेंज किया गया है। तो देखो आपको तीन ही कंपाउंड दिए हैं, LiCl NaCl एंड BeCl2। LiCl NaCl एंड BeCl2, BeCl2। ठीक है, तो इधर आप देख लो, इधर आपका कैटायन है B2+, इधर है आपका N+। एनायन तो हर जगह सेम ही है, क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, तो एनायन को तो देखना ही नहीं है। तो ये तीन आपके पास कैटायन है। तो पहली बात तो एक कैटायन है जिसपे 2+ चार्ज है, तो चार्ज ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा ही होगा, बाकी सब तो भूल जाओ, पहले सबसे पहले चार्ज ही देखो। तो इधर चार्ज सबसे ज्यादा है, तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर तो सबसे ज्यादा होगा। BeCl2 का कोवलेंट कैरेक्टर तो सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, अब LiCl और NaCl बचा, इन दोनों में से देखो किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। एक जगह पे लिथियम प्लस है, एक जगह पे सोडियम प्लस है, दोनों पे चार्ज सेम है, तो इस लिथियम प्लस का साइज छोटा होता है, सोडियम प्लस का साइज आपको पता है बड़ा होता है। तो लिथियम प्लस का साइज छोटा होता है, कोवलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो जिस कैटायन का साइज छोटा होगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो मतलब इसका कोवलेंट कैरेक्टर LiCl का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा NaCl से। तो फिर आ जाएगा आपका LiCl, फिर लास्ट में आ जाएगा NaCl। बोलो क्लियर है? सबसे पहले बेरिलियम 2+ का चार्ज सबसे ज्यादा है, मतलब इसमें कैटायन पे चार्ज ही बहुत है, 2+ है, तो सबसे पहले तो ये आ ही जाएगा। इन दोनों की इससे तो फाइट हो ही नहीं सकती, इस पर चार्ज ही बहुत ज्यादा है, तो इसका तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर हो गई। इन दोनों में कैसे डिसाइड किया? जहां कैटायन का साइज छोटा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो इस कैटायन का साइज छोटा था इसलिए इस कंपाउंड का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आया एज कंपेयर टू इसके। तो देख लो ऐसा कुछ आ रहा है किसी में, BeCl2 LiCl NaCl, तो ऑप्शन 3 में आ रहा है, ऑप्शन 3 में आ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज इन बिटवीन। थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है।
इतना भी इंटरेक्ट नहीं है कि आप सोच ही नहीं सकते हो। CSF NaCl both A and B and none of above, both A and B and none of above, none of above। पूछा कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बताना है आपको, इनमें से किसका है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, साल देख लेना आप कौन सा है। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछा कि किसमें होगा, सीजियम फ्लोराइड में होगा, NaCl में होगा, कि दोनों में ही होगा, कि किसी में भी नहीं होगा। बेसिकली तो आपको बताना है कि सीजियम फ्लोराइड और NaCl में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा। दो आपको आयनिक कंपाउंड दिए हैं, एक CSF और एक दिया है NaCl, इन दोनों में से आयनिक बॉन्ड कहां स्ट्रॉन्ग होगा आपको ये बताना है। तो कैसे बताओगे, जहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उधर आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सॉरी, तो बस आपको ये देखना कहां आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो देखो सीजियम प्लस F नेगेटिव, सोडियम प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, सोडियम प्लस Cl नेगेटिव। अच्छा, तो पहले कैटायन देख लो, फिर एनायन देख लेते हैं। इसका कैटायन का साइज छोटा है, इसका कैटायन का साइज बड़ा है, तो मतलब कैटायन देखें तो CS प्लस, इसका कैटायन छोटा है। एनायन देखें तो एनायन का साइज किसका ज्यादा है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव का ज्यादा है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि NaCl में और CSF में देखें तो इसका कैटायन ए रहा, एनायन ए रहा, इसका कैटायन ए रहा, एनायन ए रहा। तो अगर कैटायन को पहले कंपेयर करके देखें तो कैटायन में इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, और एनायन में भी देखें इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि इस NaCl के केस में आपका साइज ऑफ कैटायन छोटा, साइज ऑफ कैटायन भी छोटा है। साइज ऑफ कैटायन छोटा मतलब क्या, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और साइज ऑफ एनायन भी बड़ा है। साइज ऑफ एनायन बड़ा मतलब क्या, कि कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो NaCl में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और सीजियम फ्लोराइड में कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, कैटायन का साइज भी छोटा और एनायन का साइज बड़ा, कैटायन साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, दोनों फेवरेबल कंडीशन है। तो इस केस में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा सीजियम फ्लोराइड के कंपैरेटिवली। इसमें अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इस कंपाउंड में अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम है, तो मतलब इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसके कंपैरेटिवली, तो आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, इसमें, ठीक है। तो सीजियम फ्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, और सीजियम फ्लोराइड में अगर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो आयोनिक बॉन्ड सीजियम फ्लोराइड के केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक बात है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा, सीजियम फ्लोराइड का। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने मेरा लेक्चर देख लिया तो फोर्स वगैरह पे भी हम बात कर चुके थे, ठीक है। तो ये सारी यार बात थी आपकी फजान्स रूल और पोलराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में ही इसको, पोलराइजेशन के कंसेप्ट को और हम लैटिस एनर्जी के कंसेप्ट को यूज करते हुए ही दो टॉपिक करेंगे, जिसको सोलिबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी बोलते हैं। उन दोनों का एक साथ यूज आएगा, इसलिए मैंने इधर नहीं कराया। तो थर्मल स्टेबिलिटी और सोलिबिलिटी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, क्योंकि उसमें फजान्स रूल का भी यूज होगा, मतलब पोलराइजेशन का यूज, और लैटिस एनर्जी, इन दोनों का एक साथ यूज हो रहा होगा। तो उसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए गुड डे।